ओके, तो हमारा जो चैप्टर 5 जो हमने पिछले दिन इसको हमने कंप्लीट किया और इसकी एक्सरसाइज है, और चैप्टर का नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ये इसका जो है टाइटल है, और इसको हमने डिटेल्ड पढ़ा। बाकी चैप्टर्स के मुकाबले में इसको हमने डिटेल्ड पढ़ा, क्योंकि मैंने आपको उस दिन ये बताया कि ये इंडियन हिस्ट्री का एक अहम रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 साल हो गए थे अंग्रेज़ों को यहाँ हुकूमत करते हुए 1857 में, क्योंकि प्लासी की लड़ाई को अगर हम देखेंगे तो 1757, तो 1857 इट मार्क्ड द 100 years ऑफ फॉरेन रूल इन इंडिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक अपराइजिंग हो गई, और बहुत ज़बरदस्त अपराइजिंग थी। हालांकि अगर वो ऑर्गेनाइजर होती तो उसके बारे में हमने बहस की। तो मैं सिर्फ ये आपको रिवाइज कर रहा हूँ इस वजह से, ताकि जो क्वेश्चंस हैं इस लेसन के एतबार से जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ताकि उनका आप थोड़ा सा जवाब दे सकें, आप मेरे साथ बात करें इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था, इसमें जो हमारा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, दैट इज़ व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। आप जानते हैं इसने क्या डिमांड की? दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। आसान जवाब अगर आपको याद है तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि उसने अपने हस्बैंड के मरने के बाद एक डिमांड की थी, अंग्रेज़ों के सामने डिमांड रखी थी कि मेरा जो अडॉप्टेड सन है तो उसको अब तस्लीम किया जाए, किंग तस्लीम किया जाए। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस के अंडर उन्होंने उसका इनकार किया, और उनसे कहा गया कि कोई भी जो नेचुरल आपका बायोलॉजिकल सन नहीं है तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो यही जवाब जो है आप आराम से आपको लिखना है, तो 2 लाइनें 3 लाइनें इसका जवाब बनेगा। दैट इज रानी लक्ष्मीबाई डिमांडेड दैट द ब्रिटिश शुड रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर, HEIR, इसको एयर पढ़ते हैं, टू द किंगडम, यानी इसका वारिस। एयर का मतलब होता है वारिस, स्पेलिंग HEIR। हेयर इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको एयर पढ़ते हैं। एयर का मतलब होता है वारिस, इसका H साइलेंट है। और आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के मरने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। पहले जब यहाँ क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट होते थे, उस दिन मैंने आपको बताया कि इंडिया में हिंदू रूल के अकॉर्डिंग कोई भी शख्स अगर दूसरे मजहब में कन्वर्ट होता है, हालांकि ये इस्लाम में भी ये सही है, तो उसको बाप की प्रॉपर्टी से हक नहीं मिलता है। तो अब ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने ये कानून लाया कि अब जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको उसका बाप या उसकी इनहेरिटेंस से कोई रोक नहीं सकता है। तो आसान बनाया उन्होंने, ये उन्होंने किया। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, द ब्रिटिश पास्ड ए न्यू लॉ इन 1850। 1850 में अंग्रेजों ने एक नया कानून मुतारफ करवाया, यहां पर लाया नया कानून, जिसमें उन लोगों की इंटरेस्ट का ख्याल रखा गया जो क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, जो मजहब अपना तब्दील करके क्रिश्चियन बन रहे हैं। इट अलाउड द इंडियन कन्वर्ट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स। और इस कानून के तहत अब उन सारे लोगों को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से अब हिस्सा मिलता था, या अपने जो उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके आबा अजदाद हैं, उनकी प्रॉपर्टी से वो आराम से हिस्सा ले सकते थे कानूनी तौर पर। तो ये कानून लाया गया 1850। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सिपाहीज हैव टू द न्यू कार्ट्रिजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज। क्या वजह थी कि जो सिपाही थे उन्होंने इनकार क्यों किया? उनको क्या मसला था इससे कि जब उनसे कहा गया नए कारतूस, जो कार्ट्रिज आप इस्तेमाल करने हैं, जो कारतूस आपको इस्तेमाल करने हैं, उसकी क्या वजह, उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया? इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि काउ फैट और पिग फैट, इसके बारे में र्यूमर चलाया गया, या हो सकता है ऐसा ही भी हो, क्योंकि ऐसे ही र्यूमर खामखा भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था इसमें। सो देयर वाज अ रूमर दैट द न्यू कार्ट्रिजेस वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ये एक रूमर चलाया गया इसके बारे में कि एक अफवाह फैल गई कि ये कार्ट्रिजेस, इसको सिमर किया गया है पिग फैट या काउ फैट के जरिए से, एंड दिस ऑफेंडेड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ द हिंदूज एज वेल एज द मुस्लिम। और इससे मुसलमानों के भी जज्बात मजरूह हो गए और हिंदुओं के भी, क्योंकि हम जानते हैं उनके लिए गाय मुकद्दस है तो हमारे लिए पिग हराम है, समझ रहे हैं? तो ये मसला हो गया वहां पर।
सो सिपाही, जो कंपनी के सिपाही थे, उन्होंने इस कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उसके बाद है चौथा हमारा क्वेश्चन, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्पायर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। जो आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। और हम जानते हैं उसके साथ फिर 1857 की रिवोल्ट के बाद क्या हुआ उसका, तो उसने अपनी जिंदगी कसम पुरसी की हालत में रंगून के जेल में गुजारी और वहीं पर वो मर गया और उसकी बीवी उसके साथ जेल में ही थी। सो द लास्ट मुगल एम्पायर लिव्ड द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन ए मिजरेबल कंडीशन। बड़ी बुरी हालत में उसने अपनी जिंदगी वहां पर गुजारी। सो ही अलॉन्ग विथ हिज वाइफ वाज पुट इन जेल इन रंगून। उसको काला पानी की जेल हो गई और उसको अपनी बीवी के साथ वहां पर बंद रखा गया। एंड ही डाइड देयर आफ्टर 4 years। और वहां वहीं पर बेचारा मर गया। कितने साल बाद? 4 साल बाद। जेल में 4 साल, 1858 में उसको कैद किया गया और फिर 4 साल बाद जो है 1862 में वो मर गया वहां। Question number 5. What could be the reasons for the confidence of the British rulers about their position in India before May 1857? May 1857 क्यों? क्योंकि May 1857 में ही रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। अब ये सवाल है कि इससे पहले वो कितने कॉन्फिडेंट थे, कौन सी चीज उनको मतलब कॉन्फिडेंस दे रही कि कुछ नहीं होने वाला है, और वो क्यों इतने मतलब बेखबर रहे और इतना बड़ा मसला हो गया। उसके क्या वजूहत? इसके बहुत सारे वजूहत हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि मैंने कन्फाइन करने की कोशिश की है। और अगर आप 2-3 पॉइंट्स भी इसमें याद करेंगे तो दैट विल बी एनफ। और इसका आंसर है द पॉसिबल रीजंस फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मे 1857 वायर। जो पॉसिबल रीजंस मुझे लग रहे हैं, जो हमें लग रहे हैं, जो तारीख हम पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से जो पॉसिबल रीजंस जो है उनकी पोजीशन के एतबार से वो क्या समझते थे, अपनी हालत के बारे में वो क्या समझते थे, तो ये हमें पता चलता है इन मुख्तसर से इन पॉइंट्स के हवाले से। ऑल द रिवोल्ट्स दैट ऑकर्ड बिफोर मे 1857, उससे पहले भी हमने देखा कि हर जगह पर लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। जैसा हमने कंट्री साइड में देखा, वहां पर लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। फिर हमने इन ट्राइबल्स का देखा, उन्होंने भी आवाज उठाई। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जो राजा महाराजा, उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी। टीपू सुल्तान का एक बड़ा मसला है एंग्लो मैसूर वार, या मराठा ने उनके साथ लड़ाई की। सब लोग जो है आसानी से अंग्रेजों ने उनको सप्रेस किया, उनको दबाया। लिहाजा अंग्रेज समझ रहे थे कोई मसला नहीं है, कोई भी उठेगा तो हमें क्या करेगा, दे वोंट पोज एनी थ्रेट टू अस। दूसरा, द पावर ऑफ नवाब्स, राजास, जमींदार्स वाज एरोडेड बाय टेकिंग अवे देयर राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। उनके पास अब कोई, उनको पता था कि ये इनको हमने गरीब से गरीब तर कर दिया, जो पुराने राजा महाराजा थे उनका कोई अब हक ही नहीं था, लगान पर कोई हक ही नहीं था, ये सारा अंग्रेजों के हाथ में था। तो उनको ये भी लग रहा था कि ये भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पोजीशन हमारी है कि ये कभी हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो इनको 10 मिनट हम दे देंगे खत्म करने के लिए। द फ्रीडम ऑफ द इंडियन रूलर्स वाज रिड्यूस्ड एंड देयर आर्म्ड फोर्सेस वर डिसबैंडेड। अब जो यहाँ के राजा महाराजा थे, अब उनके बारे में हमें ये पता है कि उनको सब्सिडरी अलायंस के तहत सब्सिडरी फोर्सेस उनके पास, लेकिन वो फौज किसकी थी? अंग्रेज की फौज थी, उनकी अपनी। और उनकी अपनी फौज के साथ क्या हुआ? दे वर डिसबैंडेड। और उनकी अपनी फौज जो है उसको डिसबैंड किया गया, उसको खत्म कर दिया गया। तो अब यहाँ कोई रेगुलर फौज नहीं थी जो उनके लिए कोई थ्रेट होती। तो और अब चौथा रीजन जो है, द पावर ऑफ द मुगल एम्परर हैड लॉस्ट इट्स कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। अब यहां जो मरकजी सेंट्रल दरमियानी ताकत जो थी, कुव्वत जो सबसे बड़ी थी, वो थी मुगलों की, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया था। उसके गवर्नर या तो बागी हो गए थे या फिर उसका कंट्रोल खत्म हो गया था उन पर, तो वो भी उनके लिए कोई मसला नहीं था। तो ये उनकी पोजीशन थी 1857 से पहले। लिहाजा उनको क्लियरली ये दिमाग में था। और 5वां हम पढ़ेंगे और उसके बाद इस पर थोड़ी बहुत और बहस करेंगे। द लोकल रूलर्स फॉट अमंग देमसेल्व्स एंड कुड नॉट पोज अ थ्रेट टू द ब्रिटिश रूल। अब जो यहां पर लोकल रूलर्स अभी बचे हुए थे, उनका एक और मसला था, वो आपस में लड़ रहे थे। तो उनको फुर्सत ही नहीं थी कि अंग्रेज के खिलाफ लड़े, और अंग्रेज उनकी लड़ाई में और थोड़ा तेल डाल रहे थे, उनको और ज्यादा लड़वा रहे थे। क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेज जो है वो डिवाइड एंड रूल में भरोसा करते थे, वो हमें आपस में लड़वाते थे और खुद राज कर रहे थे। समझ रहे हैं। और एक छठा पॉइंट है, रेजिडेंट्स इन कोर्ट्स ऑफ इंडियन राजास केप्ट देम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। और अब वो
इलाके जहां पर यहाँ इंडियन राजा महाराजा थे वो भी अंग्रेजों के ही कंट्रोल में थे, क्योंकि उनके यहाँ रेजिडेंट्स थे। जैसा मैंने आपको कहा कि कश्मीर के यहाँ हमारे राजा के यहाँ भी रेजिडेंसी रोड आज भी मौजूद है, वहाँ जो रेजिडेंट रहता था यहाँ पर। तो ये सारी बातें हमें इस बात की तरफ बिल्कुल इशारा करती है कि अंग्रेज बिल्कुल मुतमईन थे इंडिया की तरफ से। वो समझते थे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनको हमने लगा के रखा है और इनको हमने फिलहाल ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अचानक से जब ये मसला हो गया तो फिर तो उनकी जो है आंखें खुल गई, और लेटर ऑन क्या हुआ वो हमने देखा उसमें पूरे रिवोल्ट में। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6। अब छठा क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। अब जब हमें पता है कि जब मेरठ से वो निकले तो वो दिल्ली आ गए। क्यों दिल्ली आ गए? क्योंकि वो चाहते थे कि कोई एक लीडर हो जो इसकी कमान संभाले। जो 1857 की जो लड़ाई थी तो ये समझते थे, सिपाही थे, उनको पता था कि जब तक कोई ऊपर कोई कमांड करने वाला किसी भी मूवमेंट का लीडर नहीं होगा तो तब तक जो है मूवमेंट नहीं कहलाती है। दैट्स अ मॉब। अगर लोग निकल आएंगे, उनको कोई लीडर नहीं होगा तो वो मॉब होती है, वो एक लोगों का एक जमघटा हो, एक हुजूम होता है। लोग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से तभी काम कर सकते हैं जब एक लीडर को फॉलो करेंगे। बात समझ लें, ये हमेशा दिमाग में रखो। जब लोग निकलते हैं बिना किसी लीडर के तो ये मॉब होता है, ये हुजूम होता है, ये गड़बड़ करते हैं, ये फसाद करते हैं और इसका कोई नतीजा नहीं होता है। लेकिन जब लीडर के अंडर होते हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने जो भी उनके डिमांड्स होते हैं वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इस वजह से इन्होंने किया कि वो बहादुर शाह जफर के पास गए, और बहादुर शाह जफर ने जब डिसीजन लिया तो उसका क्या असर पड़ा, फिर जो लोग थे उन पर क्या असर पड़ा, और जो उस वक्त रूलिंग फैमिलीज थी उन पर क्या असर आ गया। सो द डिसीजन बाय बहादुर शाह टू सपोर्ट द रिबेलियन चेंज्ड द एंटायर सिचुएशन। जब बहादुर शाह जफर ने मान लिया, तस्लीम किया, क्योंकि उनको काफी टाइम लगा उसको परस्यू करने में, उन्होंने उसको काफ़ी समझाया और उसके बाद बहादुर शाह जफर ने माना। क्योंकि बहादुर शाह जफर को अपनी टांगों का पता था, उसको पता था कि गड़बड़ हो जाएगी शायद में, लेकिन फिर उसने भी सोचा कि चलो एक मरतबा देखेंगे, और बाद में हमें पता है कि रिवोल्ट फेल हो गया और इससे हालात तब्दील हो गए। हिज सपोर्ट टू द रिबेलियन बूस्टेड द मोरल ऑफ द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। और हर एक का जो एक जुर्रत थी, मोरल था उनका, जो एक कुव्वत अंदर से पैदा हो गई कि हाँ हमारा अब कोई लीडर है, हम उसके साथ रहेंगे तो हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। दे बिकेम यूनाइटेड टू फाइट द ब्रिटिश अथॉरिटी विथ डबल स्पिरिट। दुगनी उनकी जो है कुव्वत हो गई अंदर से कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि एक उनको लग रहा था अब हम एक पावर है, यूनाइटेड पावर है। बहादुर शाह बिकेम द रैलिंग पॉइंट ऑफ द मूवमेंट। और बहादुर शाह जफर तो मरकज, महवर बन गया इसका, पूरे के पूरे रिवोल्ट का महवर बन गया। सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। मोस्ट ऑफ द स्मॉलर रूलर्स एंड द चीफ्टियंस होप्ड दैट मुगल रूल वुड हेल्प देम टू रिज्यूम देयर पावर एंड टेरिटरीज वंस अगेन। जैसा कि हमें पता है कि जितने भी यहाँ राजा महाराजा छोटे मोटे थे वो सारे मुगल सॉवरेंटी के अंडर थे, और उनको पता था कि अगर मुगल फिर से आएंगे तो हमें ही हुकूमत मिलेगी। लिहाजा उन फैमिलीज ने, रूलिंग फैमिलीज ने भी बहादुर शाह जफर के सपोर्ट के बाद जो है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। सो द पीपल आल्सो बिकेम एंथुसियास्टिक अंडर द लीडरशिप ऑफ मुगल एम्पायर। और लोग भी बहुत बड़े जोशीले हो गए और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस तरह। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर के आने से काफी तब्दीली आ गई, पूरी तरह सिचुएशन बदल गई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। अब जो ब्रिटिश जो है, अब अवध के लैंड ओनर्स ने भी हमें मालूम है कि सारी जगह तकरीबन 36 जगहों पर जो है रिबेल हुआ, बड़े शहरों में, बड़े शहरों की बात करते हैं। हालांकि गांव से लोग निकल पड़े, लेकिन ऑर्गेनाइजर नहीं थे। और हमने कहा कि इनकी लीडरशिप में भी थोड़ी बहुत खामी थी, और चूंकि ये पुरानी ही वही फैमिलीज थी जो असल में जिन्होंने पहले से ही हिंदुस्तान में गड़बड़ कर रखी थी, तो इस वजह से उनके पास उतना मोरल इखलाकी जुर्रत उनके पास नहीं थी। अब अवध के लैंड लॉर्डर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया, तो उनकी लॉयल्टी वापस कैसे हासिल की अंग्रेजों ने? उन्होंने क्या किया? द ब्रिटिश सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध बाय, वहां पर क्या किया इन्होंने? बाय प्रोवाइडिंग इनहेरिटेंस राइट्स टू द लैंड ओनर्स ओवर देयर लैंड। उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने इन्हें
जो है मालिकाना हुकूक दे दिए और उन्हें ये कहा कि आप अपने बच्चों में ये वरासत जो है मुंतकिल कर सकते हैं, अब हम आपसे वो छीनेंगे नहीं। दे वेर एग्जैम्प्टेड फॉर टैक्सेस एंड वेर रिवार्डेड, इनको टैक्स की भी छूट दे दी गई और इनको थोड़े से इनामात से भी नवाजा गया ताकि उनको अपने साथ वापस फिर मिलाया जाए। ये अवध की हम बात कर रहे हैं। देयर राइट्स एंड क्लेम्स वेर आल्सो एक्सेप्टेड, और उनके हुकूक को भी तस्लीम किया गया और इसके अलावा जो भी उन्होंने क्लेम की कोई किसी इलाके पर कोई उनकी खास क्लेम थी उसको भी माना गया, उसको भी तस्लीम कर लिया गया। तो इस तरह से उनकी जो लॉयल्टी है इस तरह से वापस हासिल की अंग्रेजों ने। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, इट इज द लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है। इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857? अब इसका आफ्टर मैथ क्या था, क्योंकि हमने चैप्टर में हमने इसका जो है लास्ट में है 1857 एंड आफ्टर, बाद में क्या हुआ। बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने तब्दीली कर दी और कुछ तब्दीलियां इतनी जबरदस्त थी कि लेटर ऑन उन्होंने 100 साल जो है उसी वजह से यहां पर अपने पांव जमा के रखे। सम इंपॉर्टेंट चेंजेस ब्रॉट बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिवोल्ट वायर, कुछ जो हम इसमें बात करेंगे उनमें से पहला था द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय ट्रांसफर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। पहला पॉइंट इसमें यह था कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो गवर्नेंस थी वो खत्म कर दी गई और अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन जो है, अब ब्रिटिश की जो क्वीन थी वो यहां की सुप्रीम पैरामाउंट पावर बन गई। बात समझ रहे हैं, यानी जो कंट्रोलिंग पावर अब यहां की ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी बल्कि डायरेक्ट अंग्रेज ब्रिटेन से हुकूमत कर रहे थे। दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पर अपॉइंट किया गया फॉर गवर्नेंस एंड गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। और जो यहां पहले कंपनी का गवर्नर जनरल होता था अब उसको वाइसरॉय के नाम से याद किया गया। क्यों वाइसरॉय? क्यों? क्योंकि अब वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में था, जो वहां पर रॉयल्टी जो थी, रॉयल फैमिली जो थी उसके डायरेक्ट कंट्रोल, तो इसीलिए उसको वाइसरॉय कहा गया। इट मींस वाइस रॉयल्टी, यानी जो रॉयल फैमिली वहां हुकूमत कर रही थी उसका वाइस यहां पर काम कर रहा था, दैट इज द वाइसरॉय। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, ऑल रूलर्स वर मेड टू एक्नॉलेज ब्रिटिश क्वीन एज सॉवरेन पैरामाउंट एंड वर अलाउड टू पास देयर किंगडम टू देयर heirs। और जितने भी यहां पर अब रूलिंग पावर्स थे या रूलिंग डायनास्टीज थी उनको ये बात उनसे तस्लीम करवाई कि वो आला तरीन हुकूमत जो समझते हैं, पैरामाउंट पावर जिसको समझेंगे वो होगी क्वीन, वो होगी क्वीन। तो वो अब उसके ताबे अपने आप को समझेंगे और उनको अलग किया गया कि आपके किंगडम को आपकी इनहेरिटेंस माना जाएगा और आपके बच्चों को मुंतकिल की जाएगी। अब हम दोबारा इसको आपसे छीनेंगे नहीं। और सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर गिवन रेस्पेक्ट। हमने देखा कि उन्होंने यहां कवानीन लाने शुरू कर दिए थे सती के खिलाफ, विडो रिमैरिज वगैरह उसके खिलाफ, लेकिन जब उनको लगा कि यहां लोग जो है हमारे खिलाफ हो रहे हैं इन बातों से, तो उन्होंने इसको रेस्पेक्ट देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमें आपके कस्टमर से कोई बात नहीं है, हम यहाँ आए हैं हुकूमत करने के लिए और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो दैट इज व्हाट वी एक्चुअली लर्न इन दिस लेसन। और इस तरह से ये लेसन जो है अपने इख्तिताम को पहुंची और अब हम इंशाल्लाह मूव करेंगे 6th लेसन की तरफ अगले सेशन में। थैंक्स।